सूरज की रोशनी खिड़की से होती उसके मुंह पर पड़ी तो वो हड़बड़ा कर उठ कर बैठी और फौरन से घड़ी की तरफ नजर जमाई। उफ अल्लाह, 7 बज गए। 8 बजे पहुंचना भी है। बेड से तेजी से छलांग मारती विशाल गिरते गिरते बची और वॉशरूम में घुस गई। 10 मिनट के अंदर वो मुंह हाथ धोकर बाहर निकली और कपड़े चेंज करते उससे बाल बनाए थे। जल्दी से बैग कंधे पर लटकाया और तेजी से बाहर की जाने लग गई, जहां उसकी वालदा किचन में नाश्ता बना रही थी। अम्मी, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, उसने ऊंची आवाज में कहा तो उसकी वालदा फौरन से बाहर आई। अरे नाश्ता तो करती जाओ। वो पीछे से चीखती ही रह गई, लेकिन विशाल तेजी से सीढ़ियां उतरकर पोर्च की तरफ बढ़ी ही थी कि एकदम से झटक कर रुक गई। वहां बिल्कुल सामने गाड़ी में मौजूद अद्यान अपने मोबाइल में गुम हाथ में गाड़ी की चाबी लिए घुमा रहा था। विशाल के कदमों में तेजी आ गई। वो फौरन से आगे बढ़ी, तभी अद्यान की नजर उस पर पड़ी। वो तेजी से गाड़ी लेकर उसके पास आया। अरे अरे मोहतरमा, कहाँ जा रही हैं आप? रेस लगी है क्या? विशाल ने उसकी तरफ निगाहें उठाए बगैर अपनी रफ्तार और तेज कर दी। ध्यान, प्लीज तंग ना करो, देर हो रही है। ये सुनते ही वो हंसा। तो मोहतरमा, मैं अपनी गाड़ी लिए आपके पीछे क्यों भाग रहा हूँ? असल में मेरी गाड़ी को भी कंपनी चाहिए, बहुत उदास रही हो रही है आजकल। अद्यान ने मायने खैस अंदाज में कहा तो विशाल ने एक नजर उसे देखा और फौरन से रुख फेर लिया। मैं खुद चली जाऊंगी। अद्यान ने कंधे उचकाए। अच्छा, वो कैसे? बस आएगी, रिक्शा या फिर हेलीकॉप्टर? वो धीमे से हंसा तो विशाल को गुस्सा आया। अगर बाबा ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो वो बहुत नाराज होंगे मुझसे। हालात तुम्हारे सामने ही है। उसका लहजा अजीब तंजिया था। अद्यान ने जिसे चुटकियों में उड़ा दिया। और अगर मेरे बाबा ने देख लिया ना कि मेरे होते हुए तुम इस तरह बसों के धक्के खा रही हो तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और वो मुझसे डबल नाराज हो जाएंगे। अद्यान ने वजाहत दी तो विशाल जैसे हार मारने लगी। इतना ना सोचो मैडम, बैठ जाओ। वैसे भी अगर मैं तुम्हारे पीछे इस तरह गाड़ी लिए दौड़ता रहा तो लोग समझे कि हीरो हीरोइन का सीन चल रहा है। विशाल छीन सी गई थी। उसने अपनी मुस्कुराहट दबाने के लिए अपने होंठ दांतों तले दबा लिए। तो तुम बाज नहीं आओगे? विशाल ने धीमे लहजे से कहा। अध्यान हंस पड़ा। बिल्कुल ठीक पहचाना। मेरी बीमारी लाइलाज और बचपन से है। और अब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाने लगा वो। वैसे तुम मेरी बातों में आ ही गई। विशाल ने उसकी बात सुनकर आंखें हैरत से फैलाई। गलत फहमी है आपकी, मुझे बस देर हो रही थी। अध्यान ने एक नजर उस पर डाली। वैसे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैंने कब कहा कि तुम मेरे चाम में आ गई हो? उसकी लहजे में हल्की सी शरारत थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। विशाल ने रोक फेर दिया। ये लड़का तो उसके दिल के अंदर गहराइयों तक झांक रहा था। वैसे तुम मेरे चाम में आ भी सकती हो। आखिर डेंजरस हद तक प्रिंस चार्मिंग की तरह की अट्रैक्टिव हूं मैं। ये सुनते ही विशाल ने तन से उसे देखा। क्या तुमने ये फालतूबाजी सुनवाने के लिए मुझे अपनी गाड़ी में बिठवाया है? अजान का कहका बुलंद हुआ। यानी तुम मुझे इनडायरेक्ट वे में कह रही हो कि मैं अपनी बकवास बंद करूं? ओके बाबा, मैं खामोश हो जाता हूँ। आपको हुक्म सर आंखों पर। विशाल के होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। यूनिवर्सिटी का गेट करीब आया तो विशाल उतरी और खिड़की के पास झुककर उसे थैंक यू कहा। क्या क्या कहा तुमने? अध्यान को जैसे करंट सा लगा। जरा फिर से ऊंची आवाज में कहना, ताकि मैं रिकॉर्ड के लिए सबूत के तौर पर महफूज कर लूं कि कहीं तुम मुकर ही ना जाओ। विशाल ने सर झटका। ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आओ, उसे मजाकन कहा तो अध्यान ने गहरी नजरों से उसे देखा। मैं ख्वाबों की दुनिया से बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि तुम ही तो मेरा ख्वाब हो। विशाल ने एक लम्हे के लिए वो ठहर सी गई और साकित निगाहों से उसे देखने लगी। बकवास बंद करो, ये कहकर वो वापस पलट गई और अपने धड़कते हुए दिल को थाम कर तेजी से अंदर कदम बढ़ा दिया। अध्यान ने गाड़ी वहीं पार्क की और खुद भी छोटे छोटे कदम उठाता हुआ अपने अपार्टमेंट की जाने पड़ गया। वो मिशाल से 1 साल सीनियर था और वो दोनों आपस में कजन भी थे। आज मिशाल की यूनिवर्सिटी में पहला दिन था और वो काफी घबराई हुई थी, लेकिन अध्यान की गुफ्तगू ने उसकी घबराहट में काफी हद तक कमी वाक़ कर दी थी। मिशाल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में कदम रखते ही हैरानी में डूब गई थी। तलबा का हजूम था, गोया पूरे शहर के लोग यहीं आ गए। वो धीरे धीरे कदम उठाती आगे बढ़ी थी कि किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट ईयर ना? दो लड़के सामने खड़े थे, उनमें से एक ने मायने खैज अंदाज में उसे मुस्कुराकर पूछा। जी। विशाल ने घबराहट में इजाफा उसके हुआ और उसने अपने कंधे पर लटका बैग मजबूती से थाम लिया। दैट्स ग्रेट। वो दोनों खुशी से चहके। अपना इंट्रोडक्शन तो दे। विशाल ने गुस्से से उन्हें देखा। रास्ता दे, मुझे देर हो रही है। वो साइड से निकलने लगी तो दूसरे ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक दिया। ऐसे नहीं जाने देंगे। यूनिवर्सिटी में जो भी नए डिपार्टमेंट में आता है, हमें इंट्रोडक्शन उसका लाजमी लेना होता है। अपना तारीफ तो करवाएं जरा।
दूसरे ने भी हंसते हुए उससे कहा तो विशाल की घबराहट में मजीद इजाफा हुआ। उसने यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई कि कहीं अद्यार नजर आ जाए, लेकिन वो कहीं नहीं था। मेरा नाम विशाल है, बस। ये कहकर वो आगे बढ़ी कि दोनों ने एक बार फिर से उसके सामने आ गए। विशाल का गुस्सा आसमान को छूने लगा, लेकिन उसने खुद को काफी हद तक काबू करके खून ख्वार निगाहों से उन्हें देखा। इतना सूखा सरा तारुफ कौन देता? वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे और आपस में तालियां मारी। क्या मतलब है आप लोगों का? विशाल ने गुस्से से पूछा। हमारा मतलब है कि आप कुछ फनी सा करके दिखाएं, हमें जैसे कि फनी डांस या कोई लतीफा ही सुना दे। क्या लतीफा भी नहीं आता आपको मिस लूजर्स? विशाल ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बींच ली। मेरे रास्ते में मत आया। ये कहकर वो आगे बढ़ी कि तभी किसी ने उसका बैग खींचा और वो लड़खड़ा कर खुद को बचाने की कोशिश में दीवार से जा लगी। नॉनसेंस! वो चिल्लाई तो वो दोनों हंसते हुए वहां से वापस लौट गए। लेकिन उसके बाद विशाल ने वहां मौजूद तमाम लोगों की नजरें खुद पर महसूस की। कोई दबी दबी हंसी हंसने लगा तो कोई विशाल को देखकर एक दूसरे के साथ सरगोशी करने लगा। विशाल को बेहद शर्मिंदगी से महसूस हुई। ये सब मुझे ही क्यों दिख रहा है? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? घबराहट के आलम में वो पास रखे बेंच पर बैठी और जैसे अपना बैग रखा तो उसके पीछे बड़ा सा कागज देखकर वो हैरानी में डूबती चली गई। कागज पर उसका नाम लिखा था और ये भी लिखा था कि फाहद मलिक की बेटी सबसे महंगी। उसका खून खौलने लगा। उसका दिल चाहा कि उन दोनों लड़कों का मुंह तोड़ दे, जिन्होंने बातों ही बातों में उसके बैग के पीछे ये कागज चिपका दिया था। इन्हें मेरा नाम कैसे पता चला ना? वो गड़बड़ाई थी। तभी उसकी नजर सामने खड़े ध्यान पर पड़ी। वो दोनों लड़के उसी से गुफ्तगू कर रहे थे। उसके 14 तब रोशन हुए और अगले लम्हे वो उसके सर पर जा पहुंची। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें मेरी बेइज्जती करवा कर? अद्यान एकदम चौंक गया। क्या कह रही हो? उसे वहां देखकर हैरान परेशान हो गया। ये सब तुमने करवाया ना? उसकी आवाज पहले से कई ज्यादा बुलंद थी और हाथ में वही कागज था। मुझे यहाँ लाकर तुम्हें तमाशा बनाना था ना? अद्यान के चेहरे पर खफगी उभरी। विशाल, तुम समझने की कोशिश। शट अप, जस्ट शट अप। कम से कम उस रिश्ते का ही ख्याल कर लेते। उसकी आवाज भरा के और आंखों से आंसू निकल पड़े। जो हमारे दरमियान है। उसने जैसे तैसे जुमला मुकम्मल किया। अद्यान एक लम्हे को साकित रह गया, जैसे अल्फाज ही खत्म हो गया। मेरे बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं। विशाल ने जहर खान लहजे में से कहते उसकी आंखों में झांका। तुम लोग सांप हो और सांप ही रहोगे। पीठ में छुरा घूमते हो, मौका मिलते ही डस लेते हो। ये जुमला सीधा ध्यान के दिल में जाकर खंजर की तरह चुभ गया। उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। बस, या और कुछ कहना है? खत्म हो गई तुम्हारी तकरीर? उसकी आवाज में सर्द महरी और एक अजीब सी काट थी। विशाल ने गुस्से से उसे देखा। मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? वो चिल्लाई थी। अद्यान ने आसपास देखा। लोग मुतवजा हो चुके थे। हाँ, यही मैं भी सोच रहा हूँ। वो भी एक कदम आ गया है। तुमने एक बार भी पूछा कि सच क्या है, या सीधा फैसला सुना दिया? विशाल हंसी। सच बिल्कुल सामने है। उसे हाथ से उन दोनों लड़कों की तरफ इशारा किया। ये सब तुम्हारे दोस्त, इन्होंने मेरी रैगिंग की, मुझसे बदतमीजी की। तुम्हारे कहने पर ही की होगी ना? अद्यान ने कर्ब से अपनी आंखें मीच ली। दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। उसने गुस्से से बात ही काट दी। हर लड़का जो इस यूनिवर्सिटी में घूम रहा है मेरा भाई या दोस्त नहीं है। विशाल एक लम्हे को रट गई। मुझे बेवकूफ समझा तुमने? अभी की बार लहजे में उसके तलखी ही तलखी थी। ध्यान भी मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में तलखी घुली हुई थी। बेवकूफ नहीं, तुम तो बहुत समझदार हो ना, जो पल में जो देखे उस पर अपना फैसला सुना देती हो। विशाल ने रुख फेरा और सीने पर बाजू लपेटे। तो जो दिखाई दे रहा है वही कह रही हो ना? तुम्हारा मुझे यहाँ लाने का मकसद यही था। उसकी आवाज में जिद थी। वाह! अद्यान ने ताली बजाते अंदाज में अपने हाथों को जोड़ा। क्या सोच है तुम्हारी? सुबह से तुम्हें मैं कन्विंस कर रहा हूँ सिर्फ इस देख के तुम्हारी बेइज्जती करवा सकूं? लाइक सीरियसली? तो अपनी आईब्रोज खाकर उसे देखने लगा। विशाल के लब हिले, मगर उससे कोई जवाब न बन पड़ा। अद्यान की आवाज मजीद सख्त हो गई। जो रिश्ता तुमने अभी याद दिलाया है ना, वो करीब झुका। उसका ख्याल मैं ही रख रहा हूँ, और ना तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा रद्द अमल कुछ और होता। विशाल की आंखों में नमी और गुस्सा एक साथ छलकने लगा। तो दिखा दो अपना असल चेहरा। असल चेहरा? वो तलखी से मुस्कुराया। तुम तो वैसे ही बना दिया ना मेरे लिए एक चेहरा। अब मैं कुछ भी करूं तुम्हें वही नजर आएगा। चंदमू की खामोशी दोनों के दरमियान छा गई। एक बात याद रखना मिशाल, मैं गलत हो सकता हूँ, बदतमीज भी, मगर इतना घटिया नहीं कि तुम्हें खुद लाकर तमाशा बनवाऊं। वो दबे दबे गुस्से से उसकी आंखों में झांकता कह चुका था। विशाल की पलकें चुप गई, मगर अना ने उसे खामोश न रहने दिया। मुझे तुम पर यकीन नहीं है,
अद्यान ने गहरी सांस ली और खुद को काबू किया। ठीक है, उसे सर्द लहजे में कहते उसे देखा। मत करो। वो मुड़ा और पीछे देखे बगैर चल दिया और विशाल वहीं खड़ी रह गई, दिल में एक अजीब सी चुभन के साथ, जिससे शायद उसने कुछ बहुत गलत कह दिया हो। लेकिन अब पिछताने और कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था। तीर कमान से निकल चुका था। अध्यान के दिल में चुभ गया था। अब मिसाल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो दोनों लड़के वहां के कब से खिसक चुके थे और उसे पहली बार एहसास हो कि शायद उससे गलती हो गई है। महमूद मलिक साहब शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। उनकी शख्सियत में अच्छा खासा रूप था। उनका शीशे का बहुत बड़ा कारोबार था जो दिन ब दिन वसी होता चला जा रहा था। उनके दो ही बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम हमजा मलिक था और दूसरे बेटे का नाम फहद मलिक था। हमजा मलिक संजीदा और कारोबार को संभालने वाले थे, जबकि फहद मलिक नरम दिल, हंसमुख और जल्दी एतबार करने वाले थे। ये दोनों भाई न सिर्फ एक दूसरे का सहारा थे बल्कि अपने वालिद के कारोबार को भी मिलकर आगे बढ़ा रहे थे। हमजा मलिक की शादी उनकी चचाजाद बहन से हुई थी, जिससे उनकी एक ही औलाद पैदा हुई थी और वो था अद्यान हमजा मलिक। जबकि फहद मलिक ने अपनी पसंद से शादी की थी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मिशाल फहद मलिक। दोनों खानदानों में आपस में बहुत मोहब्बत थी और इसी मोहब्बत के पेश नज़र लोग उनकी मिसालें दिया करते थे। दोनों भाई यकजान दो कालिब की मानित अपने खानदान को आगे बढ़ाने पर मुत्तफिक हुए थे। उन्हीं खुशियों के बीच बचपन में एक फैसला किया गया था और वो फैसला था मिशाल और उद्यान के निकाह का। वो दिन भी बहुत खूबसूरत था जब वो दोनों कम उम्री में दुल्हा दुल्हन बने एक रिश्ते में बंध गए थे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि आगे जाकर ये रिश्ता एक दिन आजमाइश बन जाएगा। दिन गुजरने लगे और कारोबार में एक नया मोड़ आया। फहद मलिक अपनी जल्द एतबार करने वाली आदत के बाइस एक नेक शख्स को बिजनेस में शामिल कर चुके थे। हमजा मलिक ने भी उन्हें वेलकम किया क्योंकि फहद मलिक ने उन्हें यकीन दिलाया था कि ये आदमी बहुत काबिल है और हमें बिजनेस में बहुत फ़ायदा होगा। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन वो शख्स अपनी बातों में खास मिठास की वजह से हर एक का एतबार जीतने लगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने असल रंग दिखाना शुरू किया और अपना असल खेल की बुनियाद रखी। उन दोनों भाइयों में हसद में मुब्तला करना चाहता था। कभी वो हमजा मलिक के कान भरता कि फहद मलिक बहुत से पैसे आपसे छुपा कर कहते हैं। हमजा मलिक उसकी बातों पर कान ना धरते तो फहद मलिक के पास जाकर उनके कान भरना शुरू कर देता। उनकी ब्रेन वॉशिंग करता रहता। आप छोटे हैं ना, इसे आपको साइड प्लेन पर लगाया जा रहा है। मैं तो आपको खैर खवा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आपके भाई सारी जायदाद खुद ही हत्या जाएंगे। फहद मलिक के दिल में ये बात खंजर की तरह व्यवस्थ हो गई। उन्होंने हमजा मलिक को शक की निगाह से देखना शुरू किया और फिर कारोबार में की जाने वाली एक डील ने उनकी इस खूबसूरत रिश्ते में दरार डाल दी। डील में बहुत नुकसान हुआ। ये डील नफीस साहब ने खुद करवाई थी, लेकिन इल्ज़ाम फहद मलिक साहब पर डालकर वो खुद बड़ी जमा हो गए थे। हमजा मलिक गुस्से से पागल हो चुके थे। उन्होंने फहद मलिक को अपने घर में बुलवाया। घर क्या था, दो पोर्शन बने हुए थे। एक पोर्शन हमजा मलिक के कब्जे में था, दूसरे पोर्शन में फहद के इस्तेमाल में था। ऊपर नीचे के दोनों घरों में चहल पहल रहती थी और मिशाल और अदियान का आना जाना लगा रहता था। लेकिन उसके बाद से हमजा मलिक ने फहद मलिक पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अपने तौर पर फैसला करके कंपनी को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ छुपा रहे थे। आवाज़ें बुलंद हुई, रिश्ते टूटने लगे और महमूद मलिक साहब जो हमेशा सबको जोड़ कर रखते थे पहली बार खामोश हो गए। उसी दिन दो खानदान अलग हो गए। दरवाजे बंद हो गए, रास्ते जुदा हो गए। घर के दरमियान दीवारें खड़ी कर दी गई और वो रिश्ता जो मोहब्बत से जुड़ा था अना और गलत फहमी के बीच फंस गया। विशाल को बस याद रहा तो इतना कि उसके बाबा ने उसे कहा था कि आज के बाद उन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये लोग सांप है और सांप हमेशा डसता है। नफीस साहब ने मौका का फायदा उठाकर दोनों तरफ खूब लगाई आग और बुझाई की थी और यूं दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल तक देखने के रवादार नहीं थे। अध्यान के घर में भी शायद यही फैसला हुआ था कि वहां कोई रिश्ता नाता नहीं रखा जाएगा, मगर हकीकत अभी भी पर्दे के पीछे थी क्योंकि खेल किसी और का था और सजा ये दोनों खानदान भुगत रहे थे। अलबत्ता अध्यान और मिशाल वो दोनों वाहिद थे जिन्होंने इस लड़ाई का कुछ खास असर ना लिया था। पर अब वो जो कुछ मिशाल ने यूनिवर्सिटी में अध्यान के साथ किया था तो ये रिश्ता लटकता हुआ दिखाई दे रहा था। और इस रिश्ते का क्या मुस्तकबिल था ये बात कोई नहीं जानता था। छत पर शाम उतर रही थी। आसमान हल्के नारंगी रंग में डूबा हुआ था, मगर मिशाल के चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। किताब खुली थी मगर वो कितनी देर एक ही सवाल पर अटकी हुई थी। या अल्लाह, ये सवाल है या जवाब? अजाब, वो झिंझलाकर बोली और पेन जोर से बंद कर दिया। अजाब तो अभी शुरू भी नहीं हुआ।
पीछे से आने वाली आवाज़ पर वो चौंक गई। उसकी आवाज़ को लाखों में पहचान सकती थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने मुड़कर भवें सुकेर से देखा। अध्यान ने हाथ जेब में डाले। क्यों? कोई पाबंदी लगी है क्या? ये घर हमारा भी है। ये छत पर सिर्फ तुम्हारा राज है। वो धीमे से बोला तो विशाल को बुरा लगा। बात को मत घुमा। मैंने पूछा तुम यहाँ क्यों आए हो? अध्यान ने सर झटका। दिल के घुटन को दूर करने। समझ नहीं आया तो दोबारा सुन लो। विशाल ने खफकी से मुंह मोड़ लिया। दिल एक लम्हे के लिए ठहर सा गया। अध्यान का लहजा टूटा हुआ था। वो चंद में खामोश रही। अध्यान छत की रेलिंग से नीचे झांक रहा था। विशाल ने बुलाकर चंद में बात हार मान ली। मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा। उसे धीमी आवाज में कहा तो अध्यान ने हल्की सी तंद्रीय मुस्कुराहट से देखा। तो मैं क्या करूं? उसने कंधे उचकाए। समझा दो प्लीज। विशाल की आंखों में मिन्नत उभरी। अच्छा, तो यानी तुमने आखिरकार गधे को बाप बनाने का फैसला कर ही लिया? विशाल के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। हाँ, वो गधा इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। अब बताओ, पढ़ाओगे या सिर्फ बातें करोगे? अध्यान उसके करीब आकर बैठ गया। पढ़ाना ही पड़ेगा, आखिर इज्जत का सवाल है। विशाल चौंकी। इज्जत? किसकी इज्जत, तुम्हारी या मेरी? अध्यान हंसा। जाहिर है मेरी। तुम फेल होगी तो लोग कहेंगे कि उस्ताद ही नकम्मा था। विशाल हंस दी और किताब उसकी तरफ पढ़ा दी। ये देखो, यहाँ से समझाओ। अध्यान ने किताब हाथ में ली और समझाना शुरू किया। उसकी आवाज़ संजीदा थी मगर अंदाज नरम हो गया था। विशाल ने उसी पर शुक्र अदा किया। ये देखो, यहाँ तुमने गलती की और फॉर्मूला ऐसा लगता है। ओह। विशाल ने पेशानी पर हाथ मारा। मैं तो उल्टा ही सॉल्व कर रही थी। उसने इतराफ़ किया। हाँ, तुम्हारी आदत हर चीज़ बिगाड़ने की। अध्यान ने लुकमा दिया। एक्सक्यूज मी? विशाल बुड़बुड़ाई। एक्सक्यूज इट। सच कड़वा होता है, बर्दाश्त करो। इससे पहले कि विशाल आगे बढ़ती, इस दौरान विशाल के हाथ से पेन नीचे गिर गया। ओ, मेरा पेन। दोनों एक साथ झुके और दोनों के सर हल्के से टकरा गए। आ। विशाल और ध्यान दोनों ने अपना सर पकड़ लिया। एक लम्हे को दोनों रुके, फिर नजरें मिली। फासला बहुत कम था। सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। विशाल ने जल्दी से नजरें झुका ली। सॉरी, वो धीमे से बोली। हमेशा तुम ही क्यों टकराती हो? अध्यान ने हल्के से मुस्कुराते माहौल को हल्का फुल्का किया। क्योंकि सामने तुम होते हो। वो रवानी में जवाब देकर खुद ही झोंक गई। उठकर जाने ही लगी थी कि हवा का एक तेज झोंका आया और विशाल का दुपट्टा उड़कर अध्यान के हाथ में आ गया। अध्यान ने उसे थाम लिया। चंद में वो दुपट्टे को देखता रहा। विशाल की पलकें लड़स गई। मेरा दुपट्टा। उसे गोया अध्यान को याद आया। उसके खूबसूरत सरापे को और से देखने लगा, जैसे पूरा हक रखता हो। विशाल ने रुख फेर लिया। दिल की धड़कन हद से सवा थी। उसे फिर आहिस्तगी से चलते हुए उसके सामने जाकर दुपट्टा उसकी तरफ बढ़ाया। अपना ख्याल रखा करो। हर चीज यूं हवा के हवाले नहीं करते। विशाल ने दुपट्टा लेते हुए नजरें झुकाए रखी। हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं होती। अध्यान ने एक लम्हा उसे देखा, जैसे उस जुमले के पीछे छुपी बात समझ रहा हो। फिर उसने नजरें हटा ली। अब समझ आया सवाल? उसे बात बदली। हाँ, सवाल भी और शायद कुछ और भी। विशाल ने धीमी आवाज में कहा। अध्यान खामोश रहा। विशाल ने हिम्मत करके बात आगे बढ़ाई। अध्यान, सॉरी, शायद मैं गलत थी उस दिन। अध्यान के कदम एक लम्हे को रुके। वो पलटा नहीं, बस हल्की सी सांस ली। कुछ बातें देर से समझ आई तो उनका मतलब ये नहीं होता कि सब ठीक हो जाए। दिल पर लगा जख्म जल्दी कभी नहीं बढ़ता। सदियां दरकार होती हैं। इतना कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। विशाल वहीं बैठी रह गई। किताब अब भी खुली थी मगर उसके दिल में एक नया सवाल जाग चुका था। क्या उससे दूर हो जाएगा? विशाल अपनी बालकनी में खड़ी कॉफी पी रही थी। आज आखिरी पेपर था। अब वो जल्दी आकर अपनी कॉफी इंजॉय कर रही थी। विशाल। उसे आवाज पर पीछे मुड़कर देखा। वहां उसकी ताईमी खड़ी थी। वो हैरान रह गई। जानती हूँ, तुम हैरान हो। वो मुस्कुरा कर आ गई। विशाल ठहर सी गई। जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, पर यह भी हकीकत है कि तुम मुझे भूली नहीं। उन्होंने विशाल के कंधे पर हाथ रखा। उसे सर झुका दिया। दो भाइयों के दरमियान नाराजगी अपनी जगह, लेकिन आज तुम्हें अपने पोर्शन में जरूर आना है। विशाल ने सर उठाया। वो क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे ताया के खास मेहमान आ रहे हैं, इसलिए। और तुम्हारी ताई को तुम्हारी सख्त जरूरत है। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और पलट गए। विशाल कश्मकश में थी कि क्या करे, लेकिन फिर ध्यान का उदास चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो तैयार होकर उनके पोर्शन में आई। मेहमान आ चुके थे और हर तरफ खुशखबरियां थी, मगर इस शोर में भी विशाल का ध्यान बार बार भटक रहा था। वो एक कोने में खड़ी मुसलसल अपने दुपट्टे को दुरुस्त कर रही थी। उसी वक्त अध्यान उसके पास आया। तुम अपना दुपट्टा ठीक कर रही हो या मुझे डिप्रेशन हो रहा है? अध्यान ने हल्की तंजी अंदाज में कहा। विशाल ने घूर कर सा देखा। तुम्हें देखकर खुद ब खुद डिप्रेशन होने लगता है। वैसे तुम इतनी संजीदा क्यों खड़े हो? लगता है जैसे पार्टी में नहीं इम्तिहान देने आए हो। अध्यान ने मूवी से घेरी। हाँ, मैं इम्तिहान ही दे रहा हूँ।
तुम्हारा मूड किस वक्त खराब हो जाएगा, ये सबसे मुश्किल पेपर है। विशाल को बेख्तियार हंसी आ गई। इसमें तुम फेल हो चुके हो पहले से ही। विशाल ने दहाई दी। नहीं, मैं तो अभी प्रैक्टिकल दे रहा हूँ। विशाल ने सर हिलाकर उसे देखा। अल्लाह माफ करे, कितना झूठ बोलते हो। इतना भी टफ टाइम नहीं दिया तुम्हें। वो एक अदा से अपने बालों से खेलती उसकी तरफ देखने लगी। अब ये टफ नहीं है तो अल्लाह तुम्हारा टफ कैसा होगा। अद्यान ने लगी लिपटी रखे बगैर कहा तो मुस्कुराई थी। दोनों की हल्की सी हंसी के बीच माहौल कुछ देर के लिए खुशगवार हो गया था। इसी दौरान कोने में खड़ी सबीना बार बार अद्यान को देख रही थी और मौका पाकर उसकी तरफ बढ़ी थी। आप हमेशा ऐसे सीरियस क्यों रहते? सबीना ने नरम मुस्कुराहट के साथ अद्यान से पूछा। तो विशाल ने आंखें सुकेर कर उसे देखा। आपकी तारीफ? वो खुद को सवाल करने से रोक न सकी। मुझे अद्यान कहते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। इस सवाल पर वो हौन बना उसे देखता रहा। विशाल की चुपती हुई नजरें उसे खुद पर महसूस हो रही थी। मैं संजीदा नहीं, बस कुछ बातें हैं जो दिमाग से नहीं जाती। वो कहकर विशाल की तरफ रुख फेर गया। विशाल के दिल को धक्का सा लगा। कभी कभी नई बातों को जगह देनी चाहिए ना। सबीना के मायने खेज अंदाज पर अद्यान ने हल्का सा सर को खम किया, मगर उसकी नजर फिर भी विशाल पर थी। मैं चलती हूँ, तुम्हें अब कंपनी मिल गई है। आवाज में अजीब तरह की रोश दश्ती थी। अद्यान फौरन पलटा। ओ प्लीज, अब जेलिस होने का तुम्हें लाइसेंस नहीं मिला भी। उसे छेड़ने लगा। सबीना ने कान धरने की कोशिश की पर कुछ सुन ना सके। मैं जेलिस नहीं हूँ। विशाल बुड़बुड़ाई। मैं तो बस हैरान हूँ कि तुम इतनी जल्दी कैसे घुल मिल सकते हो, वो भी किसी के भी साथ। अद्यान उसका तन समझ गया। ये टैलेंट है। विशाल हंसी रोक ना सके। तुम वाकई कभी संजीदा नहीं हो सकते। ये सिर्फ बात ही करनी है। वैसे ऐसे टैलेंट से अल्लाह ही बचाए। और सबीना को बुलाए अपनी बातों में मसरूफ हो गए तो उसे सख्त सबकी का एहसास हुआ। वो नफीस साहब की बेटी थी जिन्होंने दो भाइयों को दूर कर दिया था। मैं संजीदा होता हूँ इस वक्त। अद्यान ने करीब आकर हल्की सी आवाज में उसके कान में सरगोशी की। जब तुम खामोश होती हो। जुमला मुकम्मल होते ही विशाल एक लम्हे को खामोश हुई, फिर नजरें झुकाई, मगर हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर ठहर सी गई। वो अद्यान को जवाब देना चाहती थी, पर उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला। हॉल अचानक खामोश हो गया। फाहद मलिक अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर सख्ती थी। विशाल का दिल एकदम धक से रह गया। अब उसके मुंह से फंसे फंसे अल्फाज निकले। फाहद मलिक सीधा उसकी तरफ पड़े। तमाम मेहमान उन्हें देखने लगे। अब बस, बहुत हो गया। उन्होंने विशाल का हाथ पकड़ा। ये लोग एक तरफ रिश्ता नहीं रखना चाहते, दूसरी तरफ तुम्हें बुलाते हैं। वो हैरान थे और गुस्सा भी। अब हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। अद्यान आगे बढ़ा। उसका दिल जोर से धड़का। अनहोनी उसे अपने दिल में महसूस होने लगी। अंकल प्लीज। मगर फाहद ने एक नजर भी इस पर नहीं डाली। विशाल ने एक आखिरी नजर अद्यान पर डाली। उसकी आंखों में एक हंसी नहीं थी, सिर्फ बेबसी थी। अद्यान वहीं खड़ा रह गया, जैसे सारी हंसी, सारी खुशी एकदम खत्म हो गई हो। फाहद मलिक उसे लेकर वहां से लौट गए। यूनिवर्सिटी के पेपर खत्म हो गए थे और यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने पिकनिक का ऐलान किया था। फाहद मलिक साहब विशाल से उस दिन के बाद से नाराज थे। आखिर वो उनसे अच्छे पूछे बगैर हमजा मलिक के घर कैसे गई। विशाल ने इस बात के लिए उनसे माफी भी मांगी थी, लेकिन वो उस दिन के बाद से बिल्कुल खामोश हो गए थे। घर का माहौल इंतहाई संजीदा सा बना हुआ था। विशाल को उसकी दोस्त का फोन आया था। वो उसे पिकनिक पर चलने के लिए राजी कर रही थी, पर वो उसे क्या जवाब देती कि उसके वालिद साहब उससे अभी तक नाराज हैं। मैं कुछ करती हूँ। उसे खुद भी तनाव बड़े माहौल से आज़ादी चाहिए थी। वो घुट घुट कर जी रही थी। दिल पर एक भारी सा बोझ था। कुछ सोचकर ड्राइंग रूम में आई, जहाँ उसकी वालिद साहब अखबार पढ़ रहे थे। विशाल ने सलाम किया तो उन्होंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। बाबा, एक बात करनी थी। उन्होंने अपनी नजरें दोबारा अखबार पर जमा ली। क्या बात है? आवाज में अभी तक नाराजगी छलक रही थी। वो बाबा, उसने उंगलियां मरोड़ी जैसे हिम्मत जमा कर रही हो। यूनि में सब पिकनिक पर जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। उसने अपना सर झुका लिया था। अगले लम्हे फाहद मलिक साहब के हाथों में मौजूद अखबार नीचे हुआ। उनकी नजरें सीधी उस पर जम गई। उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज कहा और फैसला हो गया। लेकिन बाबा। लेकिन उसने हल्का सा एहतजाज किया। मैंने कहा ना, वहां कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाने की। विशाल के चेहरे पर एकदम से उदासी सी बिखर गई। उसकी उम्मीद बुझ गई। पापा सब जा रहे हैं, प्लीज मुझे जाने देना। वो गिड़गिड़ाने लगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। वैसे भी तुम्हारे ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी आंखों में नमी उतर आई, जैसे उसने अपने लक खींचकर पीछे धकेलने की कोशिश की। वो कुछ कहे बगैर वापस पलट गई। उसकी वालदा ने किचन में खड़े होकर सब सुन लिया था। विशाल के कमरे से निकलते ही उसकी वालदा ड्राइंग रूम में पहुंच गई। हम बच्ची के साथ इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? इतना बड़ा जुर्म तो नहीं उसका। फाहद मलिक साहब ने अखबार फोल्ड करके रख दिया।
आप नहीं जानती हैं आजकल के माहौल को बेगम साहिबा। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा। मैं सब जानती हूँ। असल में आपको अध्ययन का डर है कि वो वहाँ होगा। आप बेफिक्र हो जाए, वो वहाँ नहीं जाएगा। मेरी मालूमात कर ली, वो नहीं जा रहा। ये सुनकर वो हैरान हुए। उन्होंने अपनी बेगम साहिबा को देखा। क्या तुम सच कह रही हो? नवेरा बेगम ने सर हिलाया। जी बिल्कुल। चंद में खामोशी छाई रही, फिर उन्होंने गहरी सांस भरकर अपनी बेगम की तरफ ताका। ठीक है, उसे इजाजत दे दो, मगर उसे कहना कि ख्याल रखे। ये कहकर वो उठे और कमरे से बाहर निकल गए। विशाल जो वहीं खड़ी थी अपनी अम्मी के गले लग गई। थैंक यू सो मच अम्मी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कोई मसला नहीं होगा। इस बार मैं बाबा के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उसे अपने आंसू साफ किए और मुस्कुराती हुई वहां से चली गई, जबकि उसकी वालदा ने खामोशी से एक नज़र उसे जाते देखा था। उन्होंने झूठ बोला था ताकि उनकी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट दिख सके, जो 2 दिन से बिल्कुल गायब हो चुकी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये पिकनिक का इख्तिताम एक बहुत बड़े फैसले पर होगा, जो दोनों खानदानों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर देगा। विशाल यूनिवर्सिटी पहुंचकर वहां खड़ी बस के इंतजार में बैठ गई थी, जहां स्टूडेंट्स का शोर, कहके और गानों की आवाज़ें आ रही थी। वो अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी, मगर शायद दूसरी बस में बैठ चुकी थी। सब अपनी अपनी सीटों पर बैठे गप्पे लगा रहे थे और विशाल खिड़की के पास बैठी बाहर की मनाजर दिख रही थी। अचानक उसे अपनी बराबर वाली सीट पर आहट महसूस हुई। उसने चौंक कर देखा और अपनी जगह उछल पड़ी। तुम? अध्ययन बड़े सुकून से टेक लगाकर बैठा था। जी हाँ मैं। कोई मसला है तुम्हें? विशाल ने सरासर उसका सवाल नजरअंदाज किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज फैल गई। ये तो जूनियर्स की पिकनिक है ना? अध्ययन ने कंधे उचकाए। तुम्हें किसी ने गलत गाइड किया है। वैसे मैं सीनियर हूँ, वीआईपी गेस्ट के तौर पर आ सकता हूँ। विशाल ने सर झटका। प्लीज, तुम अपने आप को समझते क्या हो? अगर बाबा को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे मुझसे। तुम मुझसे दूर रहो। अध्ययन हंस पड़ा। मैं तुम्हारा फ्यूचर गाइड हूँ और तुम अपने बाबा से डरती रहो। मैं इससे बिल्कुल नहीं डरता। विशाल ने बुरे बुरे से मुंह बनाए। वैसे तुम मुझे देखकर खुश क्यों नहीं हुई? वो शरारती अंदाज में उसके करीब झुककर पूछने लगा। और मैं तुम्हें देखकर क्यों खुश होंगी? विशाल ने उल्टा सवाल किया। ओहो, दिल ही तोड़ दिया तुमने तो। मैं तो खास तुम्हारे लिए लाया था। विशाल अब खिड़की की तरफ देखने लगी थी। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी सारी पिकनिक ही खराब हो जाएगी। विशाल झिंझलाई। अच्छा तो ऐसा है, देख लेना तुम इस पिकनिक में खो जाओगी अगर मुझे याद करोगे, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया हूँ। अध्ययन की शरारत में कोई कमी नहीं आई थी। विशाल ने नखोद से उसकी तरफ देखा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। वो अपने बैग से चिप्स का पैकेट निकाल कर खाने लगी। और इतना ओवर एटीट्यूड भी अच्छा नहीं है। अध्ययन के कहने पर विशाल ने से घूरा। तुम बहुत ज्यादा फजूल हो। वो बुड़बुड़ाई। और तुम बहुत खूबसूरत। ओ आई मीन डबल फजूल। विशाल ने हंसकर उसे देखा। सच फिसल ही गया ना? अध्ययन मुस्कुराया और गहरी नजरों से उसे देखा। चलो मान लेते हैं तुम खूबसूरत हो। तुम खुश हो जाओ बस। अब खुश हो? विशाल का दिल उसके लहजे पर एक लम्हे के लिए धड़का, मगर उसने फौरन से खुद को संभाल लिया। खामोश रहो, मुझे भी सुकून से बैठने दो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अध्ययन ने महज सर हिलाया। ये इम्पॉसिबल है। उन दोनों के दरमियान तभी खामोशी छा गई और कुछ देर बाद हो गया और सब शोर मचाते नीचे उतरने लगे। विशाल भी जल्दी से उतर गई, मगर अभी इसने 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। अरे रुको तो सही, इतना तेज क्यों चल रही हो? क्या मैराथन में हिस्सा ले रखा है? अध्ययन के कहने पर उसने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा। तुम अब मेरा पीछा भी कर रहे हो? लेकिन क्यों? अध्ययन मासूम बनने लगा। मैं तो बस उस रास्ते पर चल रहा हूँ। झूठ मत बोलो। विशाल चिल्लाई। ओके फाइन, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ तो फिर अब क्या करोगे तुम? अध्ययन की धमकी अमीज लहजे पर विशाल ने अपने हाथ कमर पर रख लिया। पर ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? मैं कोई बच्ची हूँ जो खो जाऊंगी यहाँ? अध्ययन ने सर झटका। तो और क्या, तुम्हारी आदत है खो जाने की। आखिरी अल्फाज पर उसने इस कदर जोर देकर कहा। दोनों की नजरें मिली और वो फौरन से रुक फिर के। याद नहीं है तुम्हें, पिछली बार फैमिली पिकनिक पर तुम एक दरख्त के पास फंस गई थी और फिर किसी से रोकर रास्ता पूछ रही थी? विशाल को वो मंजर याद आया तो वो अपनी हंसी रोक न सकी। तुम्हें सब याद रहता है, बहुत पागल हो तुम। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी और वो उसके साथ साथ चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ध्यान की बात सुनकर एक लम्हे के लिए उसके कदम थम गए। दिल जोर से धड़का। उसने आंखें मीची और फिर गहरी सांस भरी। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे पीछे मत आओ। वो खुद को संभालते हुए बोली। इम्पॉसिबल है। वो आगे बढ़ा और ध्यान वाकई में ढीठ साबित हुआ था। विशाल अब बेजार हो चुकी थी। तो तुम बाज नहीं होगी?
अद्यान वहीं पत्थर पर बैठ गया। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर तुम खो गई ना तो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। विशाल उसकी गहरी बातों को खूब समझ रही थी, लेकिन क्या करती, वो मजबूर थी। जो कुछ चल रहा था वो रिलैक्स होने यहाँ आई थी, लेकिन अब ध्यान उसे बार बार वही मंजर याद करने पर मजबूर कर रहा था। जंगल के अंदर चलते हुए दोनों को अंदाजा ही ना हो कि वो दोनों कितनी दूर निकल आए। उन दोनों का बैग भी गाड़ी में रह गया था। अचानक विशाल के कदम रुके, उसे अपने पीछे तवील खामोशी का एहसास हुआ। उसे आयशा से पीछे मुड़कर देखा और अपनी जगह ठहर सकी। पीछे सिर्फ लंबे लंबे दरख्त थे और गहरा सुनाटा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सहमी हुई आवाज में कुछ पुकारा तो वो बेफिक्री से मुड़ा और अगले लम्हे वो भी अपनी जगह ठहर गया। वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ सुनाटा उनका मुंतजिर था। ये सब कहाँ गई? विशाल की आवाज कांप गई। अद्यान ने इधर उधर नजर दौड़ाई। शायद हम थोड़ा ज्यादा आ गया है, चलो पीछे चलते हैं। लेकिन विशाल की आवाज ने उसके कदम जकड़ लिया। हम थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा आगे आ गए। क्या हम खो गए? उसकी आवाज लड़स गई। ये तमाम लोग कहाँ गए? वो रोहानसी हो गई। उसकी धड़कन तेज हो गई थी और वो होले होले कांप रही थी। हम खो गए हैं ना? उसने एक बार फिर ध्यान से पूछा। अरे नहीं, इतना भी कुछ नहीं हुआ, तुम रो मत। उसकी घबराहट दूर करने लगा। मैं रो नहीं रही, मगर उसकी आवाज खुद उसकी गवाही दे रही थी। अद्यान ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा। आओ देखते हैं, कोई रास्ता मिल जाएगा। विशाल ने फौरन से उसका हाथ झटक दिया। हाथ छोड़ो मेरा, मैं खुद चल सकती हूँ। या अल्लाह, मुझे सब्र थे। अद्यान ने आसमान की तरफ निगाहें उठाई। विशाल ने कमर पर हाथ रखे और अपने आंसू पूंछे। क्या कहा तुमने? इस सिचुएशन में भी वो दोनों लड़ने से बाज नहीं आ रहे थे। दुआ मांग रहा कि तुम जैसी जिद्दी लड़की के साथ फंसने का कुछ तो अजर मिले। अच्छा। अद्यान की बात सुनकर उसका गुस्सा भड़क उठा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अद्यान ने हैरत से उसे देखा। मेरी वजह से? विशाल ने हाँ में सर हिलाया। तो और क्या, तुम तुम अगर मेरे पीछे ना आते तो ये सब ना होता। अद्यान ने अफसोस से झटका सर झटका। अगर तुम लड़ाई ना करती तो हम वहीं खड़े रहते। वो एक दूसरे को इल्जाम देने लगे, लेकिन चंद लम्हों बाद खामोशी छा गई। अब ये खामोशी पहले जैसी नहीं थी, इसमें खौफ शामिल हो चुका था। वो दोनों अपने ग्रुप्स को ढूंढने की कोशिश करने लगे। कभी एक रास्ता तो दूसरा रास्ता। शायद उधर गए हों। अद्यान अंदाजा लगाता। नहीं, मुझे लगता है इधर होंगे। विशाल का अंदाजा भी कामयाब नहीं हो रहा था। यानी वो जंगल की भूल भुलैयों में खो चुके थे। वक्त गुजरता गया। धूप धीरे धीरे कम होने लगी। दरख्तों के साए लंबे हुए तो विशाल के कदम भी अब जवाब दे गए थे। अद्यान ने उसे पुकारा। उसकी आवाज में थकन थी और बेबसी भी शामिल थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अद्यान का दिल पसीज गया। अब वो लड़ाकू खान कम और डरी सहमी हुई लग रही थी। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। वो आगे आया और उसे तसल्ली दी। और अगर हमारा ग्रुप ना मिला तो? अद्यान ने नफी में सर हराया। मिल जाएंगे, लेकिन विशाल बजित थी। अगर ना मिले तो? उसने ना पर जोर दिया। अद्यान ने हल्के से मुस्कुराहट के साथ आंख दबाई। तो फिर हम इधर ही यही रह जाएंगे, तुम, मैं और दरख्त। विशाल ने इस बात पर उसे घूरा था। ये मजाक का वक्त नहीं है, संजीदा हो जाओ। अद्यान मुस्कुराया। तो अब क्या तुम्हें तुम्हारे टसवे बहाना शुरू कर दूं? वो खामोश हो गई। तुम बहुत इरिटेटिंग हो। थैंक यू, वैसे सच करवा होता है। विशाल की बात पर उसे लगी लिपटी बगैर कहा तो विशाल का दिल चाह के अपना सर ही पीट ले। उसे झिंझला कर अपना रुख फेंक लिया। शाम के साए गहरे हो रहे थे। मैं मजीद नहीं चल सकती, उसने ऐलान किया। अद्यान ने आसपास नजर दौड़ाई। इधर आओ, बैठ जाते हैं। वो दोनों दरख्त के नीचे बैठ गए। हवा में हल्की सी ठंडक आ चुकी थी। सूरज गुरूब होने के करीब था। जंगल का सुनाटा मजीद गहरा हो रहा था। विशाल ने अपने बाजू घुटनों के गिर्द फैलाए। ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अद्यान ने उसे तसल्ली दी। डरो मत, हम निकल जाएंगे यहाँ से। विशाल ने उसे गौर से देखा। तुम्हें कैसे इतना यकीन है? क्योंकि वो रुका और मुस्कुराया। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। विशाल को पहली बार उसकी मौजूदगी वाकई तसल्ली दे रही थी। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, यहाँ तक के दोनों के हाथ कई बार आपस में मिस हुए थे। शाम की रोशनी मध्यम हो रही थी और इस खामोशी में उन दोनों के दरमियान बहुत कुछ बदलने लगा। दरख्त के नीचे चंद में खामोशी में गुजरे। फिर विशाल ने आहिस्ते से सर उठाया। अद्यान की तरफ देखा। मुझे भूख लग रही है। अद्यान ने एक लम्हे को उसे घूरा। हम पिकनिक मनाने आए थे, मगर खो गए हैं, वो भी जंगल में, और तुम्हें भूख की पड़ी है। तो क्या हुआ? विशाल ने मुंह बनाया। इंसान हूँ, भूख तो लगेगी ना। वो मिन बनाई। शुक्रिया, ये मालूमात मेरे लिए नई थी। अद्यान ने सर झपका। विशाल की नजर एक ऊंचे दरख्त पर पड़ी। वो देखो नारियल। उसने उंगली से इशारा किया। अद्यान ने ऊपर देखा। हाँ तो?
उसे अनजान बनने की एक्टिंग की। तो क्या तुम मेरे लिए नारियल नहीं तोड़ सकते? अध्ययन ने अबरू उठाए। मैं दरख्त पे चढ़ूं तुम्हारे लिए? वो हैरान था। हाँ, हीरो बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? विशाल ने उसे जोश दिलाया। तुम्हारी वजह से कभी कभी लगता है कि विलन बन जाऊंगा। विशाल हल्का सा मुस्कुराई और उठी। चलो ना जल्दी। मगर अगले ही लम्हे उसका पाँव एक पत्थर से टकराया। उसके मुंह से चीख बरामद हुई और वो लड़खड़ाई और सीधा अध्ययन पर जा गिरी। अध्ययन भी एक कदम पीछे हटा मगर उसे संभाल लिया। विशाल ने आंखें बंद कर ली। कितनी सख्त बॉडी है तुम्हारी, मेरा जोड़ टूट गया। अध्ययन एक लम्हे को साकित रह गया। उसके बेहद करीब था। उसकी सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थी। बाल हल्के से उसके गाल को छू रहे थे। एक अजीब सा लम्हा उनके दरमियान ठहर सा गया, जैसे वक्त रुक गया हो। बेख्तियार उसके हाथ विशाल की कमर तक गए और उसने थोड़ा सा अपनी तरफ से खींच लिया। विशाल की आंखें खुल गई। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। उसी लम्हे झाड़ियों में से किसी जंगली जानवर की खौफनाक आवाज गूंजी। वो दोनों साकित हुए। ध्यान ने फौरन विशाल को अपनी बाहों में भरकर करीब वाले दरख्त की ओट में कर लिया। उसका हाथ आहिस्ता से विशाल के लबों पर आ गया। शोर मत करना। वो सरगोशी नुमा आवाज में उसे वार्निंग देने लगा। सांसें उसकी कान से टकराई थी और विशाल के पूरे वजूद में सनसनाहट सी दौड़ा गई थी। वरना शेर तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। विशाल का दिल जैसे रुक गया और फौरन चुप हो गई। उसकी सांसें तेज थी मगर आवाज बंद हो गई। अध्ययन की गिरफ्त मजबूत थी, उसके सीने से लगी हुई थी। चंद लम्हे सिर्फ धड़कनों की आवाज दोनों को सुनाई दी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस जानवर की आवाज बंद हो गई। ध्यान ने आहिस्ता से दूसरी तरफ झांका, फिर जेब से टॉर्च निकाल कर चलाई। चलो अब खामोशी से आगे बढ़ते हैं। विशाल ने आहिस्ता से सर हिलाया। वो दोनों बहुत करीब करीब चल रहे थे, इतने करीब कि अगर एक कदम भी डगमगाता तो दूसरा फौरन संभाल लेता। वो कुछ ही फासले पर पहुंचे थे कि अचानक टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका। जमीन पर एक लंबा सा सांप रेंग रहा था। विशाल की नजर पड़ी और उसकी चीख निकल गई। अगले लम्हे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश हो गई। विशाल! अध्ययन घबरा गया। उसे फौरन उसे संभाला। हो गॉड विशाल, आंखें खोलो। मगर वो बेहिस्सो हरकत थी। चेहरा जर्द था और सांसें मथक। अध्ययन के दिल में घबराहट दौड़ गई। उसे मजबूती से गोद में उठाकर तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जंगल की तारीकी बढ़ रही थी। बुरी तरह पसीने में शराबूर था। तभी उसे दूर से हल्की सी रोशनी नजर आई। वो तेजी से उस तरफ बढ़ा। करीब पहुंचा तो एक आदमी नजर आया। शायद वो कोई फॉरेस्टर था। हेलो, प्लीज हेल्प। वो आदमी उनकी तरफ मुड़ा। हैरानी से उन्हें देखते हुए आगे बढ़ा। हम रास्ता भटक गया और ये उसे विशाल की तरफ देखा। ये बेहोश हो गई है। आदमी फौरन करीब आया। मैं रास्ता दिखाता हूँ। अध्ययन ने एक लम्हे को सुकून का सांस लिया मगर उसकी नजर विशाल पर गई, जो अब भी उसकी बाहों में बेहोश थी, खौफ से सहमी हुई थी। पहली बार ध्यान को वाकई डर लगा था। क्या उसे खो देगा? होटल के दरवाजे पर गाड़ी रुकी तो विशाल आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली। वो होश में थी मगर चेहरा सर्द था। आंखों में थकन और डर साफ नजर आ रहा था। अध्ययन उसके साथ ही था। वो लोग जैसे अपने ग्रुप के पास पहुंचे उसे फौरी तिब्बी इमदाद दी गई और घर के लिए रवाना कर दिया गया था। तुम ठीक हो? अध्ययन ने फिक्रमंदी से पूछा। मैं ठीक हूँ, विशाल ने धीमे लहजे में कहा। वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुए ही थे कि सामने फहद मलिक खड़े नजर आए। उनकी नजरें सीधी अध्ययन पर जाकर रुकी। वो चेहरा सख्त हो गया। तो वो चिल्लाए। अध्ययन ने संभल कर उन्हें देखा। चचा, वो जंगल में। उसकी बात अधूरी रह गई थी। मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए। उनकी आवाज गूंजी। तुम दूर रहो मेरे बेटी से। विशाल चौंकी। बाबा, खामोश। उन्होंने उसे रोक दिया। फिर अध्ययन की तरफ देखा। वैसे भी मैं इसका रिश्ता तय करने वाला हूँ। तुम्हारी कोई जगह नहीं इसकी जिंदगी में। ये सुनकर अध्ययन के अंदर जैसे आग भड़क उठी। ये क़यामत तक नहीं हो सकता। वो गंभीर आवाज में कहता विशाल को हैरान कर गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। फहद मलिक की आंखों में गुस्सा मजीद गहरा हो गया था। उन्होंने जेब से कागजात निकाले और जोर से अध्ययन के सीने पर दे मारे। ये देखो, ये खुला के कागजात है। अब दोबारा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। कागजात जमीन पर बिखर गए। विशाल के हाथ काम गए। पापा प्लीज, मैंने कहा ना खामोश। उन्होंने सख्ती से उसे रोक दिया। ध्यान फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लगा। फहद मलिक ने ध्यान को बाजू से पकड़कर दरवाजे की तरफ देखेगा। निकल जाओ मेरे घर से। अध्ययन ने खुद को संभाला। एक लम्हे को मुड़कर विशाल को देखा। बेबसी दर्द से सब एक साथ थे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसे धीमी मगर मजबूत आवाज में दोहराया और बाहर निकल गया। विशाल रोते हुए अपने कमरे में बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। विशाल बिस्तर पर बैठी थी। आंखें सुर्ख थी, दिल बोझल था। हर मंजर बार बार सहन में आ रहा था। ये क़यामत तक नहीं हो सकता।
आवाज की बारिश पर उसने चेहरा हाथों में छुपा लिया। सब क्यों हो रहा है? आंखों से आंसू बहते गए। वो बिस्तर पर लेटी फिर उठ बैठी। नींद जैसे उससे रूठ गई थी। सारी रात बस आंसू और बेचैनी छाई रही। अगली सुबह दिल में एक फैसला लिए वो घर से निकली। अध्यान वहीं लॉन में था, जैसे उसे यकीन हो कि वो आएगी। विशाल उसे देखकर बेचैनी से आगे बढ़ा। वो इसके सामने आकर रुक गई। नजरें झुकी हुई थी। अध्यान, मुझे भूल जाओ। अध्यान के चेहरे के तासुरात बदल गए। अपनी जगह थम गया। क्या? ये सब खत्म करो। उसकी आवाज लड़ रही थी। तलाक दे दो मुझे, वरना खून खराबा होगा। बाबा कभी नहीं मानेंगे। अध्यान ने दुखते दिल से उसे देखा। मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो आगे बढ़ा तो विशाल पीछे हटी। मगर मुझे पड़ता है। मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। अध्यान ने नम आंखों से उसे देखा। और मेरे खिलाफ जा सकती हो? सवाल चुभता हुआ था। विशाल की आंखों में आंसू भर आया। ध्यान प्लीज, उसे छोड़ दो। वो मिन्नत करने लगी। नहीं। लहजा अटल था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। विशाल ने आंखें बंद की। दिल जैसे टूट रहा था। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वो कई बार अटकी और कहकर वो मुड़ी और वहां से तेज से निकल गई। घर आते ही वो सीधा अपने कमरे में बंद हो गई थी। बिस्तर पर गिरते उसके आंसू बहने लगे। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। उसे खुद से दोहराया, मगर दिल जानता था कि ये नफरत नहीं थी, ये मोहब्बत थी जो मजबूरियों में घुट रही थी। उसने ड्रेसिंग पर रखे कागजात उठाए, कलम उठाया। चंदन में उन कागजात को घूरती रही, फिर एक चुटके से साइन कर दिए, जैसे अपने ही दिल पर दस्तखत कर दिया और उसमें से खून रस रहा हो। उसे कागजात फोल्ड किए और नौकर के हाथ अध्यान के घर में भिजवा दिए। अगला दिन अजीब सोगवार सा था। घर में अजीब सी खामोशी थी। विशाल सारा दिन कमरे में बंद रही। शाम के वक्त बाहर से आवाजें आई। कुछ चहल पहल सी महसूस हुई। तभी उसके कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। उसकी कजन दौड़ती हुई आई। विशाल, तुम्हें पता है अध्यान की मम्मी हो रही है आज। विशाल अपनी जगह शौक रह गई। उसे लगा जैसे किसी ने जमीन उसके कदमों तले से खींच ली हो। क्या? उसके मुंह से फंसी फंसी सी आवाज निकली। हाँ, सब लोग जा रहे हैं उनके घर। विशाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका सांस रुकने लगा। मगर अगले लम्हे वो उठ खड़ी हो। वो भागती हुई वहां पहुंची। दुपट्टा कदमों में आ चुका था। वो अध्यान के घर पहुंची तो उसे दहलीज पर नफीस साहब अपनी अहलिया और अपनी बेटी सबीना के हमरा वापस जाते दिखाई दिए। वो शिशर है कि तो ये सबीना है जिससे अध्यान की मंगनी हुई है। उसे यकीन नहीं आ रहा था। विशाल सीधा अंदर दाखिल हुई। अध्यान सामने ही खड़ा था। वो बिल्कुल पुरसुकून था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी नजर जैसे ही विशाल पर पड़ी तो वो धीमे से मुस्कुराया। विशाल धीरे धीरे चलती उसके सामने आकर रुकी। उसकी हालत अबतर थी। बाल बिखरे हुए थे, दुपट्टा कदमों में था। तुम जो कुछ कर रहे हो, जो करते रहे हो, लेकिन पहले मुझे तलाक चाहिए। अध्यान जैसे सुन ना पाया। क्या कहा तुमने? उसे सीने पर बाजू लपेटे। सुना नहीं तुमने? विशाल की आवाज बुलंद हुई। मैंने खुला के पेपर साइन करके भिजवा दिए हैं। अब पहले मुझे आजाद करो, फिर मंगनी करो। शादी करो, जो चाहे करना करो। विशाल के लहजे में जलन ही जलन थी। ध्यान चंदन से देखता रहा। अचानक उसके लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई। इतनी भी क्या जल्दी है? जब दिल चाहेगा आजाद कर दूंगा। विशाल के दिल में जैसे आग लग गई। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे जुड़े रहने का, समझे तुम? अध्यान ने लापरवाही से कंधे झुकाए। तुम क्यों जल्दी सो रही हो? वैसे भी इस्लाम ने मुझे 4 शादियों की इजाजत दी है। उसने गवाया बहुत कुछ विशाल को जताया था। एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी छा गई। विशाल का चेहरा सुर्ख पड़ गया। आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे, जिसे उसने पीछे धकेल कर खुद पर काबू पाया। जबरदस्त। वो तलक मुस्कुराहट से उसे देखने लगी। तब तुम 4 शादियां करोगे? अध्यान ने मुस्कुराकर सर को हम दिया। अगर जरूरत पड़ी तो। वैसे तुम्हें क्या मसला हो रहा है? तुम तो मुझसे दूर जाना चाहती हो ना? आजाद होना चाहती हो। विशाल ने अपने चेहरे पर जहरलूत मुस्कुराहट सजाई। तुम इतने गिर सकते हो मैंने कभी नहीं सोचा था। कल तक कह रहे थे मुझे नहीं छोड़ोगे और आज मंगनी। अध्यान अपने हाथ खोलकर उसके करीब आया और उसके कान के करीब झुका। तुम्हें याद दिला दूं, तुमने खुद मुझे छोड़ा है, खुला के पेपर साइन करके, मैंने नहीं। विशाल एक कदम पीछे हटी। उसने कर्ब से अपनी आंखें मींची। मैंने मजबूरी में किया, अपने बाबा के लिए। जब दिल नाम ले तो रिश्ते निभाने का क्या फायदा? उसकी बात सुनकर अध्यान तल्खी से हंसा। जब तुम्हारी मर्जी वैसे है तो मैं बहुत खुश हूँ। विशाल ने उसकी आंखों में झांका। मुझे साफ दिखाई दे रहा है तुम बहुत खुश हो। अध्यान ने सर हिलाया। बिल्कुल हूँ। विशाल पलट गई। उसने अपने लब खींच लिए, अपनी सिसकियों का गला दबा दिया। फाइन, करो शादी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जब्त से काम लिया। अच्छा है, मुझे लगा तुम्हें फर्क पड़ेगा। ये सुनकर विशाल का जब्त टूट गया। मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? उसकी आवाज कांप गई। तुम तुम कुछ भी नहीं हो मेरे लिए। अध्यान खामोशी से उसे देखता रहा।
लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई, जैसे वो जानबूझकर उसे जला रहा हो। विशाल ने एक आखिरी नजर से देखा और मुड़ गई, मगर जाते उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। दिल बिखर चुका था और पीछे ध्यान की मुस्कुराहट धीरे धीरे मानित पड़ गई। मगर वो अब भी वही खेल खेल रहा था जिसमें जलती हुई मिसाल उसकी जीत थी। 2 दिन बाद वो यूं ही गई थी। यूनिवर्सिटी का माहौल वैसा ही था, मगर मिसाल के अंदर सब कुछ बदल चुका था। वो क्लास में बैठी रही, लेक्चर चलता रहा, मगर उसके कानों तक कुछ ना पहुंचा। चंदमों बाद जहन में वही मंजर आता और जाता रहा। हथियान, उसकी मम्मी, उसकी हंसी। क्लास खत्म हुई तो वो सीधी कैफेटेरिया की तरफ चली गई। शायद कुछ खाने से दिल ठीक हो जाए, उसे खुद से कहा, मगर जैसे उसने अंदर कदम रखा उसके कदम वहीं जम गए। सामने हथियान बैठा था और उसके साथ सबीना थी। विशाल का दिल एक लम्हे को रुक गया। वो दोनों एक ही टेबल पर बैठे थे और हद से ज्यादा करीब थे। अध्ययन के हाथ में सैंडविच था जो वो बड़े आराम से सबीना की तरफ बढ़ा रहा था। लो ना, प्लीज, एक बाइट लो। वो मुस्कुराया, नहीं, खुद खा लूंगी। सबीना हंसी, और प्लीज ड्रामे मत करो। वो हंसते हुए बोला और सैंडविच उसके मुंह के करीब ले गया। सबीना शर्मा कर खाने लगी। विशाल की आंखों में आग से उतर आई। वाह, उसे दबी आवाज में कहा और आगे बढ़े। बहुत अच्छे। अध्ययन अब उसे कॉफी का कप दे रहा था। एहतियात से, गर्म है। उसने कॉफी के कप में फूंक मारी तो सबीना शर्माई। तुम तो बड़े केयरिंग निकले। सबीना ने उसे चिरा, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये गुफ्तगू विशाल को झुलसा गई थी। विशाल के हाथ में पकड़ा पानी का गिलास जोर से कांपने लगा। उसका दिल जैसे जल रहा था। अचानक वो तेजी से उनकी तरफ मुड़ी। सबकी नजरें उस पर उठ गई। वो सीधी उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। हथियान ने सर उठाया। एक लम्हे को दोनों की नजरें मिली थी। फिर से पानी का ग्लास सीधा अध्ययन और सबीना के चेहरे पर जा फेंका। सबीना चौंक कर पीछे हट गई। ओह माय गॉड! पूरे कैफेटेरिया को वो मंजर साकित कर गया। अध्ययन ने आहिस्ता से आंखें चिपकी। पानी उसके चेहरे से टपक रहा था। ये क्या किया तुमने? विशाल की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। वो बकायदा कांप रही थी। तुम क्या समझते हो? चिल्लाई और एक कदम आगे बढ़ी। मेरे निकाह में होते हुए तुम किसी और के साथ यूं रंगरलियां मनाओगे और मैं खामोशी से देखती रहूंगी? लोग आहिस्ता आहिस्ता उनके गिरद जमा होने लगे। सबीना घबरा कर अध्ययन के बाजू को पकड़ने लगी। अध्ययन, ये लड़की। अध्ययन ने फौरन से टिश्यू उठाया और उसका चेहरा साफ करने लगा। अरे रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। मगर उसकी आंखों के कोने में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस सबसे लुत्फानंदोज हो रहा हो। विशाल का दिल जल उठा। तुम मुझे क्या तलाक दोगे? मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी छा गई। सबके चेहरे हैरान थे, सरगोशियां उभरने लगी। तलाक? ये क्या हो रहा है? अध्ययन ने टिश्यू फेंका और आहिस्ता से विशाल की तरफ देखा। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इतना गुस्सा? विशाल के आंसू बह निकले। मुझे तुमसे नफरत है। वो चिल्लाई और फिर सिसकियां भरते हुए मुड़ी और तेजी से वहां से निकल गई। ध्यान, ये सब क्या था? सबीना जैसा जगह शिशक थी। अध्ययन ने हल्के से कंधे झुकाया। कुछ नहीं, पुरानी कहानी है। मगर उसकी नजर दरवाजे पर थी जहां से मिशाल अभी गुजरी थी, और उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो उसके दिल के खेल की जीत बता रही थी। शाम ढल रही थी। विशाल कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खोलकर बाहर निकली। उसकी आंखें रात भर रोने से सूजी हुई थी। दिल अब भी बेचैन था। जहन में दिन भर का वो मंजर घूम रहा था। कैफेटेरिया, सबीना, ध्यान की मुस्कुराहट, सब झूठ था। उसे जंगल में गुम हो जाने का मंजर भी याद आया। उसे दिल ही दिल में कहा, मगर दर्द कम ना हुआ। जैसे वो लॉन्च में पहुंची, वो ठटक कर रुक गई। सामने अजीब सा मंदिर था। जहां कल तक खामोशी, सख्ती और तनाव था, आज वही हंसी, कहकर और अपनाए थे। उसके ताया, ताई, फूफो, कजन सब बैठे थे, और सिर्फ उसके अपने ही नहीं, अध्ययन के घर वाले भी वहां मौजूद थे। सब एक साथ मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। ये सब क्या? विशाल की सांसें अटक सी गई। उसे लगा कि वो कोई ख्वाब देख रही है। अचानक उसकी नजर सामने खड़े शख्स पर पड़ी। वो ध्यान था। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खड़ा था, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि वो आएगी। और जैसे उसकी उनकी मली नजरें मिली तो उसने जरा सा सर झुकाकर उसे आग मारी। विशाल के अंदर जैसे आग भड़क उठी। सब कुछ मजाक समझ रखा है क्या? दंदनाते वो आगे और जाकर उसका गिरबान पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुआ यहाँ आने की? वो चिल्लाई थी। अरे अरे! अचानक कई आवाजें एक साथ बुलंद हुई। विशाल, क्या कर रही हो? हाँ? उसकी वालदा फौरन आगे बढ़ी। वो तुम्हारा शौहर है। नवीरा बेगम ने हैरत से कहा तो विशाल के हाथ जैसे सुन्न हो गए। शौहर? उसे आहिस्ता से हाथ छोड़ा और नजरें अपने वालिद की तरफ उठाई। बाबा, ये सब क्या है? उसे अपनी आंखें और समातों पर यकीन न आया। फात मलिका आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आए। आज उनके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी, बल्कि अजीब सी नदामत थी। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। विशाल की आंखों में सवाल था, दर्द,
और उलझन से वो दोहरी हो रही थी। मैंने तुम्हें और अध्ययन को गलत समझा और जल्दबाजी में फैसले किए। अध्ययन खामोशी से सब देख रहा था। ताया ताई भी अब आगे आए। फहद मलिक ने गहरी सांस ली। तुम्हारे लिए बचपन से चुना गया रिश्ता मैंने जिद और अना पर दांव पर लगा दिया। नफीस साहब की सुनता रहा, अपने भाई की परवाह ना की, उसे दुश्मन समझा। असल में सबीना के वालिद यानी नफीस साहब ही मुजरिम निकले। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। मिशाल वहीं कुर्सी पर ढेर सी गई। उन्होंने जायदाद के कागजात में धोखा किया था। हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी उन्हीं की थी। विशाल के चेहरे पर सदमा साफ था और अद्यान ने सब जान लिया था। अब विशाल की नजरें फौरन अद्यान की तरफ गई थी। वो अब भी खामोश था मगर मुतमईन खड़ा था। उसे जानबूझकर इस घर से रिश्ता जोड़ा। फाद मलिक की आवाज नरम हो गई। अब इसमें अपनायत और अपनायत ही अपनायत थे। उन्होंने अपनी बात जारी रखी ताकि सच सामने आ सके और वही हुआ था। आज सब सबूत सामने आ गए हैं और वो लोग बेनकाब हो चुके हैं और हम सब फहद मलिक अध्ययन की तरफ बढ़े। अपने दामाद की शुक्रगुजार है। उन्होंने उसे गले से लगाया था। विशाल के अंदर जैसे सब कुछ रुक गया। तो ये सब, उसकी आवाज मदम हो गई। तुम्हारी मंगनी वो सब प्लान था। अध्ययन ने उसकी बात नरमी से मुकम्मल की। और तुमने मुझे बताया भी नहीं। विशाल की आंखों में आंसू आ गए। अगर बता देता, वो जरा सा झुका तो तुम्हारा इतना अनोखा रतेमल कैसे देखने को मिलता। चंद में ठहर से गए। विशाल जैसे होश में आई। फिर उसने गुस्से से देखा मगर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट खुद ब खुद आ गई। तुम वाकई बहुत बुरे हो। वो उठकर अपने कमरे में आ गई तो ध्यान उसके पीछे लगा। जो भी है, तुम्हें पसंद हो ना। वो खामोश हो गई और रुख फेर कर दूसरी तरफ खड़ी हो गई। दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। अध्यान आहिस्ते से उसके करीब आया। तो अब क्या इरादा है? उसे धीमी आवाज में पूछा। किस बात का? वो अनजान बनी। आंसू अब भी बह रहे थे मगर अब खुशी के आंसू थे। वही, तुम्हारी मेरे लिए नफरत का। विशाल ने नजरें चुरा ली। मुझे तुम पे अब भी गुस्सा है। उसकी आवाज भरा गई। कितना? उसके करीब आया। बहुत ज्यादा। अध्यान ने उसे अपने कंधों से थामा और मोहब्बत से बोला। वो चौंकी। मैंने कब कहा कि? अध्यान ने आहिस्ते से उसका हाथ थाम लिया। कहने की जरूरत नहीं होती। दिख जाता है सब। विशाल ने हल्की सी मजामत की। छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। वो पीछे हटने लगी लेकिन अध्यान की गिरफ्त मजबूत थी। देखने दो। और करीब आया। वैसे जब तुमने मुझे तलाक दी थी ना तो बहुत दिल दुखा था मेरा। विशाल बेसाख्ता मुस्कुराई। और जब तुम सबीना के साथ थे तब तुम चल रही थी ना। वो एकदम से खामोश हो गई और नजरें झुका गई। ये खामोशी ही जवाब थी। अध्यान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैं जानबूझकर कर रहा था। विशाल ने झिंझलाकर उसे देखा। उसे हल्के से उसके सीने पर मुक्का मारा था मगर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे पता चला कि वो थोड़ा सा झुका। उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया कि तुम्हें फर्क पड़ता है। विशाल का दिल तेजी से धड़का। हल्के लड़सने लगी। नजरें चुप गई। अध्यान ने आहिस्ते से उसकी ठोड़ी उठाई। वादा करता हूँ अब नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। विशाल के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखरी। आंखों में नमी भी झलक रही थी और सुकून भी मौजूद था। अध्ययन ने उसकी कमर के गिर्द अपना हिसार मजबूत किया और धीरे से झुककर उसके माथे पर बोसा दिया। उसके चेहरे पर वही जीत वाली मुस्कुराहट बिखर गई। उसे धीरे से उसे अपनी तरफ खींच लिया और सीने से लगा लिया। और उस लम्हे में ना कोई डर था, ना कोई रोक टोक। सिर्फ वो दोनों थे और उनके दरमियान परवान चढ़ती हुई मोहब्बत थी जो हर आजमाइश के बाद और मजबूत हो चुकी थी। वो उसके सीने से लगी खुद में एक सुकून सा उतरता महसूस कर रही थी। अध्ययन को भी आज अपना आप मुकम्मल लगा था और मोहब्बत मुस्कुरा रही थी।